वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को एक हफ्ते का समय बचा है। आइए देखते हैं कि आप टेस्ट सीरीज कैसे बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उसका टाइम तो निकल गया। टेस्ट सीरीज आपको जितना सॉल्व करना था आपने कर लिया है। हो सकता है एक दो चार पेपर्स आप और लगाएं, जीएस के या सी सेट के। अब मामला ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करें या टेस्ट सीरीज में कैसे ज्यादा नंबर लेकर आए। अब मामला ये है कि आपने आज तक जितने टेस्ट पेपर्स या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली है, हम उन्हें यूटिलाइज कैसे करें कि हम एग्जाम में उसका बेनिफिट ले सकें। आपने आज तक बहुत ज्यादा ट्रेजर इकट्ठा किया है और अब समय आ चुका है कि हम उसे खर्च करें। टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी बात कि आपने टेस्ट पेपर्स आज तक जो भी सॉल्व किए हैं, 30 50 70 या 100 वट एवर इट इज, आप उन टेस्ट पेपर्स की मदद से और उसके स्कोर की मदद से खुद को इवेल्युएट कर लीजिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। एग्जाम के एक हफ्ते पहले कुछ खास नहीं बदलने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं। तो पहला यूटिलाइजेशन जो इन टेस्ट पेपर से किया जाना है वो है सेल्फ इवेल्युएशन। क्योंकि अभी भी समय है, थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस तो पॉसिबल नहीं, लेकिन बिना प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के कि प्रॉब्लम कहां आ रही है और प्रॉपर इवेल्युएशन के कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं। तो पहला जो स्टेप होगा वो तो एक्नॉलेजमेंट का होगा और सेल्फ इवेल्युएशन का ही होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की बात है वो ये है कि आप अपने टेस्ट पेपर्स को रिवाइज करिए। थोड़ा अनयूजुअल है, एग्जाम के एक हफ्ते बचे हैं और कोई आपको आपके टेस्ट पेपर रिवाइज करने को कह रहा है, ना कि उसे सॉल्व करने को। रीजंस और कारण बिल्कुल साफ हैं। रीजंस साफ क्यों हैं? क्योंकि देखिए, आपने आज तक बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए। हर टेस्ट पेपर में ऐसा होता होगा कि आपके 40-50 सही होते होंगे, 40-50 गलत होते होंगे, या कुछ आप अटेम्प्ट नहीं करते होंगे। बात यह है कि आपने 40 क्वेश्चन सही किए और 40 क्वेश्चन गलत किए बीच छोड़ के। आपको 60 क्वेश्चंस नहीं आते थे जब आपने वो पेपर सॉल्व किया था, या 50 सही करके आपने 50 गलत किए और 50 नहीं आते थे। आपका नॉलेज लेवल आज भी उतना ही है। वो 50 क्वेश्चंस तो आपको आज भी नहीं आते हैं, क्योंकि आपने उन्हें वापस से रिवाइज करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया ही नहीं है। तो इतने मॉक टेस्ट सॉल्व करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है अगर आपने इन पेपर्स को रिवाइज नहीं किया है। तो मैं एक आपको और टेक्निकल बात बताता हूं कि माइंड कैसे सेट हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। जब आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर आया होगा और उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें आप डाउट में रहे होंगे, तो आपने अपने दिमाग में एक लॉजिक, एक आर्ग्यूमेंट सेट किया होगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, आपने इवेल्युएशन में देखा था कि वो गलत है, लेकिन आपने उसे रिवाइज नहीं किया था और आज आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर श्योर नहीं है। भरोसा करिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और वही सेम क्वेश्चन या एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही आर्गुमेंट लेकर आएगा जैसे वो टेस्ट पेपर को, मॉक को लगाते वक्त आया था और उसने गलत आंसर मार्क किया था। कि आपको एग्जाम में भी गलत आंसर मार्क करने को ही कहेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को रिफ्रेश किया ही नहीं है। तो नाउ इट्स टाइम टू हैव अ रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन दबाइए, आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, ताकि आप अपने इंफॉर्मेशन लेवल को इनहेंस कर सकें, मेंटेन कर सकें। मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को नहीं कह रहा, कि वही इंफॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी कलेक्ट की है। जस्ट बी श्योर अबाउट इट। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने टेस्ट पेपर को रिवाइज करने बैठेंगे तो 7 दिन तो उसी में निकल जाएंगे अगर आपने बहुत सारे सॉल्व किए। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद उसे रिवाइज करने के लिए जा रहे हैं, वट एवर यू हैव रिवाइज्ड और कलेक्टेड टिल नाउ, थोड़ा धीरज रखिए। पूरा पेपर पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। आपने सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं मार्क किया होगा, कुछ सिंबल्स बनाए होंगे, कुछ लोग सर्किल बनाते हैं, कुछ लोग स्क्वायर बनाते हैं कि ये मुझे आता है, ये 50-50 में है, मार्क किया होगा ना। सिर्फ उसे रिवाइज करिए। मन करेगा, अंदर से आएगा कि पूरा पढ़ लेते हैं, नहीं। तब वेलकम का वो डायलॉग याद करिएगा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल वाला। और उसके बाद सिर्फ उन इंफॉर्मेशन पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो एक्चुअली में आपने गलत करी थी और उन्हें रिटेन कर लीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका इंफॉर्मेशन बेस जो है वो श्योर हो जाएगा, और अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप बढ़िया। टेस्ट पेपर को यूटिलाइज करने के लिए ये काम जरूर से कर लीजिए। नाउ द थर्ड वन, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतने लंबे समय तक इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब समय आ चुका है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, होता क्या है ना, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेयर्स वाले। 4 पेयर्स आपके सामने होंगे,
और आपको उन्हें मैच करना होता है, ठीक है। फिर ऑप्शंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 स्टेटमेंट वाले, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड नन ऑफ द अबव, या दोनों नहीं है, ये 4 ऑप्शंस वाले। जब भी आपका रिस्क लेने का मन करता है ना, तो आप इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे रिस्क लेते हो, क्योंकि आपको लगता है ये अटेम्प्ट करना ईजी है, मतलब अगर रिस्क लेना है तो यहां ले लेते हैं। सच्चाई तो ये है, ये हाईली वल्नरेबल क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हर ऑप्शन 25% का वेटेज रखता है, और यहां पर अगर आप श्योर नहीं हैं तो क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर जहां 5, 6 या 7 स्टेटमेंट दिए होते हैं, पॉइंटर्स दिए होते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ने में समय लेते हैं, देखने में लेंदी लगते हैं और टफ भी होते हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं कि जरा सा दिमाग लगा के उन्हें सॉल्व करने में मदद लगती है, दिमाग लगता है। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, हम अक्सर ऑपोजिट सोचते हैं। हम उन क्वेश्चंस में रिस्क लेने से बचते हैं और इन क्वेश्चंस में रिस्क लेते हैं। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतने मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो आप नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं, जहां गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं ये बताता हूं एक और क्या होता क्या है कि कई बार आपके पास एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन होती है जो डीलिंक्ड होती है। एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। सपोज करिए कि आपको पता है कि इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट टारगेट अब $2 ट्रिलियन का रखा है। 900 बिलियन के आसपास तो हम इसी साल पहुंच गए थे थोड़े टाइम पहले। $2 ट्रिलियन का हमने रखा हुआ है। अब आपको ये पता है, या आपको पता है कि 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल होने का प्लान बनाया है, कि जो हमारा नेट एमिशन होगा वो जीरो होगा। नेट, ऐसा नहीं हम करेंगे नहीं, नेट जीरो होगा। अब आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन हैं, मान लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, आपको पता है कि 2 ट्रिलियन का टारगेट है एक्सपोर्ट का, और अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो अंदर से उबाल आएगा कि अटेम्प्ट कर लेते हैं, जबकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इस इंफॉर्मेशन से हाईली डीलिंक्ड है। एग्जाम में देखिए अक्सर ऐसा होता है कि 7-8 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ना, जिनमें देख के लगेगा इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, जबकि वो आ नहीं रहा होता, और यही वाला उसका आंसर होगा, और मार्क करके वो गलत निकलता है। ये आपने टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त फील किया होगा। ऐसे क्वेश्चंस यही वाले होते हैं जिनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, लेकिन क्वेश्चन डीलिंक्ड होता है, और आप उस डीलिंकिंग को समझते नहीं है। आपको बस ये लगता है कि हाँ, इससे मिलता जुलता मैंने कुछ तो पढ़ा है, तो अटेम्प्ट करेंगे करेंगे, और गलत होता है। इस डीलिंकिंग को समझिए। आपके पास जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करती है, लॉजिक बनता है, डू अटेम्प्ट। लेकिन अगर वो डीलिंक्ड इंफॉर्मेशन है, तो जस्ट बिकॉज आपने उससे मिलता जुलता कहीं कुछ सुना है, आप अटेम्प्ट करने चले जाओगे, ये कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं होता। दैट्स नॉट वेरी फिजिबल। तो आप यहां पे अवेयर रहिए, जस्ट बी अवेयर। तो आप डिसाइड करिए, सबका अपना अलग अलग है। आपने टेस्ट पेपर बहुत सारे सॉल्व किए हैं, किस नेचर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करके गलत होते हैं। और देखो, सारे क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, 10-15 तो छोड़ोगे ना जो बिल्कुल नहीं आते, जिनको सुना ही नहीं है। वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके आप समझ जाइए और उसका इस्तेमाल अपने एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड यू शुड वर्क ऑन वीकनेस। नहीं, किस पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे कि वीकनेस पे? अक्सर कहा जाता है यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेस। नहीं, हो गया, कर लिया काम वीकनेस पे, अब स्ट्रेंथ पे काम करने का टाइम आ गया है। एक हफ्ता बचा है, कितना काम कर लोगे वीकनेस पे आप? कुछ स्लाइट वीकनेस पे अभी भी काम किया जा सकता है। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट प्रिपेयर्ड नहीं है, कैन बी वर्कड अपॉन। लेकिन पॉलिटी ही प्रिपेयर्ड नहीं है, नहीं हो पाएगा, टाइम कम बचा है। अगर साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स हैं जो ब्लर हैं, तो वर्क किया जा सकता है वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पूरा साइंस एंड टेक कवर करना है, मुश्किल है। अगर पूरी साइंस एंड टेक आपकी वीकनेस है, तो वर्क करना इन एक हफ्तों में मुश्किल है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। वीकनेस पर आपने बहुत काम कर लिया है, अब वो समय नहीं कि आप ज्यादा सही क्वेश्चन करें। अब वो समय आ चुका है कि आप कैसे कम गलत करें, क्योंकि गलतियां सबसे होनी है। आप जितनी कम गलतियां करेंगे, आप उतना ज्यादा बेहतर करेंगे। तो अब आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, उसे कंसोलिडेट करना है, और आप जरूर से अभी अपनी उन कमियों पे काम कर सकते हैं विद इन वीक, जो स्लाइट हैं और वर्केबल हैं, जिन पे वर्क किया जा सकता है। बहुत बड़ी कमियों पर अब वर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए कम समय बचा। तो अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए, उसे कंसोलिडेट करिए, और जो स्लाइट वीकनेसेस हैं उन पे वर्क करिए। कम से कम आइडेंटिफाई करिए, कम से कम आइडेंटिफाई करिए कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जहां गलतियां हो रही हैं।
इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मिस्टेक्स कॉज करते हैं, और इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। ये आपके टेस्ट पेपर्स आज तक जो भी सॉल्व हुए हैं आपको बता चुके हैं। नाउ द फिफ्थ वन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर मेकिंग मिस्टेक इन विच यू आर मेकिंग मिस्टेक। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ड्रिवन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पर होते हैं। आप कौन से क्वेश्चंस गलत करते हैं? क्या आप श्योर हैं इतने टेस्ट पेपर लगाने के बाद? और अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे गलती होती है तो रिवीजन के वक्त उन पर ध्यान दीजिए। अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस पे गलती होती है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं किसी नई इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो आपने ऑलरेडी ग्रैब किए हैं। अपना एरिया आइडेंटिफाई करिए और उस एरिया पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, इंफॉर्मेशन बेस्ड, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक। नेशनल पार्क के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, या फिर इकोनॉमी में जब कोई टफ कॉन्सेप्ट आता है, या फिर इन्वायरमेंट में कोई ट्रीटी या कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। ये वीक एरियाज हैं जो वर्क किए जा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि आपको अब स्ट्रेंथ पे काम करना है। आप हर वीकनेस पे आप काम नहीं कर पाएंगे अब, लेकिन कुछ स्लाइट वीकनेसेस पे अभी भी काम करने का स्कोप है। टीसैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, पॉइंट टू बी नोट। बहुत सारे लोगों को मैंने टीसैट में शहीद होते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो। आप सीसेट की वजह से मार्टायर नहीं बनेंगे। बहुत वल्नरेबल होते हैं ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन में जब उनका जीएस क्लियर हो और सीसेट ना हो पाए। काफी ह्यूमिलिएटिंग भी होता है, क्योंकि हमें 33% स्कोर करना होता है। आप केवल कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे वहां नहीं जा सकते। मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, तभी आप तीनों के मिक्सचर से अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे, और उसका रिवीजन भी इसी वीक में होना चाहिए। द सिक्स्थ वन, इंश्योर हाइपर एक्टिव स्टेट फॉर 2 आवर्स। मैं बता रहा हूं, इस पेपर सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया है। कई बार आपने 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके रख दिया है, 1.5 घंटे में। और कई बार चूंकि हम घर पे पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो अक्सर हम काफी रिलैक्स्ड होकर पेपर सॉल्व करते हैं। आपने 2 महीने पेपर सॉल्व करके रिलैक्स्ड होकर पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस की है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम के 2 घंटे में आप हाइपर एक्टिव रहेंगे। अगर आप एग्जाम के 2 घंटे में हाइपर एक्टिव रहें तो 2-4 गलतियां जो आप लूज स्टेट ऑफ माइंड में करने वाले हैं वो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 2 महीने लूज स्टेट ऑफ माइंड में काम करने की आदत डाली है तो आप एग्जाम के उन 2 घंटों में हाइपर एक्टिव कैसे रहेंगे? वो प्रेशर जिसे आप हाइपर एक्टिविटी मानेंगे वो आपकी गलतियां करवाएगा, एक्यूरेसी नहीं बढ़ाएगा। तो आपने ये लर्निंग्स ले ली हैं। अगर आप लूज स्टेट ऑफ माइंड में 2 महीनों तक प्रैक्टिस करते रहे हैं तो इस 1 हफ्ते में आप जो भी रिवीजन करें या जो भी प्रैक्टिस करें उसमें हाइपर एक्टिविटी में आ जाइए। अपने दिमाग को हाईली एक्टिव रखिए, क्योंकि मान लेते हैं आप बहुत पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप रिवीजन करोगे ना। जब रिवीजन करो तो रिवीजन करते वक्त भी हाइपर एक्टिव रखो। इन 2 महीनों की तैयारी में जो नहीं हो सका है, इस 1 हफ्ते की तैयारी में अपने दिमाग को हाइपर एक्टिव रखने की ट्रेनिंग दीजिए, ताकि उस 2 घंटे में आप ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन। अभी तक मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, यहां गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने बार बार आता है और वो ये है कि हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। हाईली रिस्की क्वेश्चन जो किसी एक टीचर से पूछा जाता है, नंबर्स बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपनी कट ऑफ क्लियर करेगा। और इतने मॉक देने के बाद अब आइडेंटिफाई करने का टाइम आ चुका है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। 80, 85, 78, 88, कितने? आइडेंटिफाई करिए। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूं। एक एवरेज स्टूडेंट जब भी पेपर सॉल्व करेगा वो 15 से 20 गलतियां करेगा, इससे कम नहीं होता है। गलती होती है, कोई कितनी एक्यूरेसी क्यों ना ले ले, यूपीएससी का पेपर है। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम से कम इतने होने चाहिए कि आप इन 15 टू 20 या 20 टू 23 क्वेश्चंस की मिस्टेक्स के बाद भी कट ऑफ क्लियर ले जाए। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, रेयर होता है ऐसा केस कि कोई 75 करके आया उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, क्योंकि गलती तो 20-22 होनी है, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। जो एक बॉटम लाइन होती है वो एक एवरेज स्टूडेंट का बता रहा हूं, वो 80 से 85 की होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए मैं ये भी बताता हूं। हम ये मान लेते हैं कैलकुलेशन को ईज करने के लिए कि आपने 25 क्वेश्चन गलत करने हैं और आपने 81 अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने 81 अटेम्प्ट किए हैं और आपके 21 गलत हैं तो आपने 60 करेक्ट किए, और वो 81 जो 21 है वो आपके 7 और माइनस करेंगे।
और अगर वो 7 आपके और माइनस करेंगे तो आप 53 पे आ जाओगे, सेफ जोन है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, नॉर्मली हो जाती है। अगर आप 81 के ऊपर गए 85 के स्लैब में, 82, 83, 84, तो आप 21 के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और गलत करने की कैपेसिटी में रहोगे। मतलब 80 टू 85 का जो स्लैब होता है एवरेज स्टूडेंट के लिए, वो आपको 20 से 22, 23 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप देता है। और उसके बाद भी आप मोर एंड लेस सेफ जोन में रहते हो। इसलिए ये बॉटम लाइन दी जाती है। लेकिन ये बॉटम लाइन सबके लिए अलग-अलग होती है। और जब हम बात कर रहे हैं कि आप अपने टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करो, तो इस टेस्ट सीरीज को, टेस्ट पेपर को इतने लंबे समय तक सॉल्व करने के बाद आपको अपनी बॉटम लाइन डिसाइड करनी होगी कि वो कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे, तो इतनी मिस्टेक्स के बाद भी आपकी कट ऑफ क्लियर रहेगी। आप इन सभी चीज़ों पे काम करिए। हमने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें की हैं। कुछ एरियाज़ पे ज़रूर से काम करिए, जैसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ कर पाएँ। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में भी दिमाग लगता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, या कई बार इतने टफ निकलते हैं कि दिमाग लगा के भी मुश्किल आती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग लगा के सॉल्व होते हैं, बट ये वो सब्जेक्ट हैं जहां एग्जाम हॉल में भी दिमाग लगता है और दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इन एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, और आपने आज तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे और कंसोलिडेट करके खुद को तैयार बनाइए। आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन बनाइए और एग्जाम में बढ़िया करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।